हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लोग चालू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जो कि है मनी एंड क्रेडिट, जो कि आपकी टर्म 2 में आने वाला है। यहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में, लोन्स के बारे में, चेक्स क्या होती हैं, चेक्स के बारे में, चेक्स को कैसे यूज़ करा जाता है, बैंक्स के बारे में, बैंक्स के बजट के बारे में, ये सारी चीज़ें अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मनी एक्चुअली में होता क्या है। तो क्या होता था पहले स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के पास पैसा तो होता नहीं था, मतलब होता था बहुत सारा होता था, तो वो हल्के हल अपनी सोने की चेन निकाल के दूसरे को, सामने वाले को दे देते थे। लेकिन सोने की चेनें उतारते उतारते कहीं ना कहीं राजा भी गरीब पड़ गए। तो खैर राजा महाराजा तो मर गए। उसके बाद क्या हुआ, धीमे धीमे आप देखेंगे कॉपर के कॉइन्स, ब्रॉन्ज के कॉइन्स, आपको अलग अलग हड़प्पन सिविलाइजेशन, अलग अलग डायनेस्टी, अशोक ने अपना चलाया, किसी ने अपना चलाया, तो ऐसे ऐसे आपको अलग अलग टाइप्स के कॉइन्स देखने को मिलेंगे। कॉइन्स क्या होते हैं, आइदर किसी मेटल से बनाए जाने वाले, जो गोल कह सकते हो, चौकोर भी कह सकते हो, अलग अलग शेप्स के भी कॉइन्स हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो यूज़ करा जाता है वो गोल्ड ही होता है। गोल्ड एंड सिल्वर के सन में दिक्कत क्या आती थी एक्चुअली में, आप गोल्ड का जैसे सिक्का बनाएंगे तो वो उतने ही प्राइस का पड़ेगा जितने उस गोल्ड की कीमत होगी, तो उसको कोई भी बना सकता है और इजीली उतना ही दाम पे कोई भी उसको चला सकता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करेंसी ऑथराइज करी, आरबीआई ने, तो वहाँ पे आप देखेंगे हर एक कॉइन की पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू आती है। जैसे 1 रुपए का कॉइन 1 रुपए 5 पैसे में बन जाता है, 2 रुपए का 1 रुपए 20 पैसे में, 5, ऐसे मतलब लगभग अप्रॉक्स वैल्यू में ये सारे कॉइन्स बन जाते हैं। फिक्स नहीं बोला है मैंने, परेशान ना होना, ठीक। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है लोन। जैसे कहते हैं किसी की मेरी क्रेडिट बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उसके लोन मिलने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा होता है तो आपको लोन मिल सकता है, लेकिन वो वो मतलब ठीक ठाक है, वो बैंक का लोन है। लेकिन कहीं क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या है, अगर आपकी छवि ज़्यादा अच्छी है तो आपको भी लोन मिल सकता है। खैर बैंक छवि अभी नहीं मानता, वो क्रेडिट स्कोर मानता है प्रेजेंट टाइम पे। तो क्या होता था, जब गोल्ड के सिक्के चले, उसके बाद और भी बहुत सारे सिक्के चले, ब्रॉन्ज के, कॉपर के, सिल्वर के, तो लास्ट में आप देखेंगे एक मेथड चला जिसको अपन लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, फॉर एग्जांपल समझो ये आदमी है, इसके पास जूते हैं, ठीक है, इसको अपने जूते बेचने हैं, ठीक है। ये एक दूसरा आदमी है, इसके पास है वीट, इसको अपना वीट बेचना है। एक तीसरा आदमी है, इसके पास है शर्ट, डेनिम की आती है, नहीं जीन्स वगैरह, ठीक है, तो इसके पास है शर्ट डेनिम, इसको बेचनी है अपनी शर्ट। अब समस्या क्या आती थी, यहाँ पे पैसे चलते नहीं थे, तो इनमें क्या होता था, अगर ये शर्ट इनको बेचने जाएगा तो ये लोग क्या करते थे, मटेरियल एक्सचेंज करते थे। अब फिक्स नहीं रहता था, शर्ट के बदले कितना गेहूं देगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है, संग में इसकी अटकी होगी तो ये कितने में भी ले लेगा। मजबूरी है कि इसको वीट चाहिए भी हो, ऐसा क्या पता इसके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट पड़ा हो तो इसके पास जाने से मना कर देगा। ये इसके पास जाएगा तो इस शर्ट के बदले शू लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। ये शूज़ वाला है, इसके पास बेचना गया तो ये भी तो चाहिए कि शायद ये शूज़ खरीदना ही ना चाहता हो, तो यहाँ ये फेल हो जाएगा, जाने का इसका कोई फायदा ही नहीं। या फिर ये शर्ट वाला, जैसे ये शू वाला या शर्ट वाले के पास जाएगा तो हो सकता है इसके पास पहले से जूता हो, तो यहाँ भी नहीं जाना चाहेगा, भले ये शर्ट बेचना चाहता है, भले ये शू बेचना चाहता है, क्योंकि जब कोई करेंसी नहीं चलती थी जिसमें इसका प्राइस सेट हो सके, मतलब MRP सेट हो सके। तो क्या आया यहाँ, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे एक टेक्निक होती है, या जिसको आप बोलेंगे कंडीशन होती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब होता है जब इसमें कोई भी चीज़ बेची जाती है तो उसमें दोनों लोग चाहने वाले होने चाहिए कि हमको वो चीज़ चाहिए है। जैसे इसको अगर शू बेचना है और ये वीट लेना चाहता है तो इसके पास जा सकता है। इसको शर्ट बेचनी है और वीट चाहिए है तो इसके पास जा सकता है। इसको वीट बेचना है, शर्ट चाहिए तो इसके पास जा सकता है, अदरवाइज एक दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाता था, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। और संग में इसमें दिक्कतें आती थी, फिक्स भी नहीं होता था कि ये चीज़ कब बिकेगी, तो हो सकता है बेचारा भूखा मर जाए, तो ये कभी कभी तो कम उस पर ही बेचनी पड़ती थी। पता चले
एक बोरा गेहूं में पता चला ये पूरा दुकान बेच देगा, ऐसा भी हो सकता था। तो ये सारी दिक्कतें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में आती थी। इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप देखेंगे कब बनी थी भैया, 1935 में एस्टेब्लिश हो गई थी। इसने क्या करा, इसने कॉइन्स और नोट्स इशू करे। ये दोनों क्या होते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है जी वाला, व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। तो कॉइन्स और नोट, इनको ऑथराइज करने का काम किसका रहता है, आरबीआई का काम इसका रहता है। छापने का काम किसका, भी छापने मतलब बनाने का काम किसका रहता है, आरबीआई का ही रहता है। ठीक है, तो इसको बनाने का काम किसका रहता है, कॉइन्स और नोट्स का आरबीआई का काम रहता है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में आता है। अब अपन ने ये जो मनी ही क्यों चुना, पैसा ही क्यों चुनते हैं, ये नोट्स और कॉइन्स ही क्यों चुनेगा, या आज जो सिक्के चलते हैं 2000 का नोट चलता है, गांधी जी की फोटो बनी रहती है, इसको अपन ने क्यों चुना, या अपन लोग इसको यूज क्यों करते हैं। क्योंकि ये जो करेंसी है, मतलब जो मनी है अपना, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज है। क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज है। आज ऐसा कभी नहीं होता कि आप 2000 का नोट किसी की दुकान पे लेके जाओ, वो लेने से मना कर दे कि मैं ये सारी करेंसी नहीं चलाता, मैं तो गोल्ड के सिक्के लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट, आप उसके खिलाफ एक वैलिड एक्शंस भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनी हो गया, और कुछ बच रहा है। अच्छा, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है आपका लोन। क्रेडिट क्या होता है, लोन। अभी लोन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अपन लोन पे तो अभी है। ये बार्टर सिस्टम हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। यहाँ पे आरबीआई के द्वारा आरबीआई ने क्या कॉइन्स वगैरह इशूज करे। 1935 में आरबीआई आई थी। फिर इसको कॉइन्स और नोट्स को क्या कहते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कहते हैं। अपन ने पैसे को ही क्यों चुना, क्योंकि करेंसी या जो नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैलिड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सारी चीजें क्या है, उससे ऑथराइज हैं। देखो, इतना हो गया था। अब मैंने एक लाइन बोली अभी प्रेजेंट में कि जो मनी है इसको अपन लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं। मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करा जाता है। समझ लेना, छाप लेना, फोटो ले लो, ठीक है। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को यूज करा जाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप डायरेक्टली उसके बदले पैसा दे सकते हैं और वो चीज़ आपसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली कंडीशन होती है पूरी नेग्लेक्ट हो जाती है। आप कभी भी कोई चीज़ जाके ले सकते हैं और कभी भी कोई चीज़ आपको कोई भी आदमी बेच सकता है। उसको मतलब इंतज़ाम नहीं करना है कि अब जूता वाला आएगा, मोजा वाला आएगा, चप्पल वाला आएगा खरीदने के लिए। बाकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट। देखिए, अब पैसा आपके पास बहुत सारा है, 2 लाख है, इसको सैलरी आती है बैंक में, इस सैलरी को आप कुछ यूज करते होंगे। अच्छा, सैलरी काय में आती है प्रेजेंट में, बैंक में आती है। काय में आती है, बैंक में। तभी हाल कोई भी नौकरी होती है उसमें क्या खुलवाया जाता है, बैंक का खाता खुलवाया जाता है। वो उसी का खुलवाते हैं जिससे उसका टाइप रहता है, ताकि जो एक्स्ट्रा 0.02% उनका जीएसटी कटने वाला है वो ना कटे। बेचारा गवर्नमेंट अपने ही नुकसान करवा ले तो बेकार है, ठीक है। तो क्या करवाता है, लगभग 2 लाख रुपए मान के चलते हैं। अब इसमें से आप 1 लाख यूज कर लेंगे, बचेगा कितना, 1 लाख। तो ये क्या होता है, बैंक में एक चीज जो पैसा होता है सिक्योर डला रहता है। अगर अपन को ये पैसा बैंक से निकालना है तो अपन लोग क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपन लोग पैसा क्या होता है, बैंक से निकाल भी सकते हैं एक डीडी भर के, ठीक है। और पैसा बैंक में डाला भी जाता है, निकाला भी जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप डिमांड डिपॉजिट करके क्या कर सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ऑन डिपॉजिट चीज़ों को पैसे को क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं और आप क्रेडिट भी कर सकते हैं। मतलब बैंक में पैसा डाल भी सकते हैं और बैंक में पैसा निकाल भी सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, फोटो ले लो।
चलिए इतना समझ में आ गया था। अब अपन लोग बात करते हैं चेक्स के बारे में। देख लेना चेक में क्या होता है, आप समवट देखेंगे इतना बड़ा चेक होता है जो प्लेयर्स को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप किसको पे टू करना है या आप नाम लिख सकते हैं जिसको देना है, यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ डेट भर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ आपके हस्ताक्षर हो जाते हैं और लगभग इतना। यहाँ चेक नंबर होता है, संग में एक और नंबर होता है, इसको अपन लोग पहले वाले को चेक नंबर कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको चेक में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये तो हो गई चेक। अच्छा, इसमें होता क्या है, आप इसमें डायरेक्टली पैसे भर सकते हैं। आप अपने इवन पैसे को अपने अकाउंट से भी इसके थ्रू निकाल सकते हैं। संग में अगर आपको पैसे किसी को पे करने हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। चेक्स में भी मोस्टली ज़्यादातर लोगों को इश्यूज़ हो जाती हैं, उसमें कोई ऐसा मतलब इसमें ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। संग चेक के संग में फ़ायदा भी रहता है, आपको ज़्यादा अमाउंट कहीं पे लेके नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। खैर आज के प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न तरीके से तुम देखोगे तो गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो, तो अब चेक का उतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पैसा निकालना है वो गूगल पे तो आप ट्रांसफ़र करेंगे पैसा, इसमें बैंक से कोई भी आपका चेक लेके जाएगा। आपने मेरे नाम पे शुरू कर दिया केतन व्यास के नाम पे 5 लाख का चेक मैं बैंक में दूंगा और मुझको पैसे मिल जाएंगे, इस मतलब वो मेरे डायरेक्टली खाते में आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें चेक्स के संग में हो जाती हैं। इसके बाद क्या आता है, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होती है भैया, अपना लोन होता है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ लोन क्या होता है। जब अपन को कोई भी दिक्कत समस्या आती है, पैसे नहीं होते हैं, तो अपन लोग क्या मांगते हैं, लोन मांगते हैं। अब लोन क्या होते हैं, ये दो जगह से लिए जा सकते हैं। एक कहीं से भी ले लो, दूसरा बैंक से ले लो। जो बैंक से लिया जाता है या जो कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सेक्टर्स या ऑर्गेनाइज सेक्टर से जो लोन लिया जाता है, ये आप देखेंगे इसको फॉर्मल लोन्स कहा जाता है। और जो बाकी बचा कुचा गली गुलियों में जो लोग रहते हैं मुनीम टाइप के, उनसे जो पैसा लिया जाता है उनको इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन बोला जाता है। फिलहाल में अपना टॉपिक ये नहीं है। अपन लोग यहाँ थे, अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, लोन पढ़ रहे थे। लोन ही को अपन लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट भी कहते हैं। यहाँ पे अपन लोग जो बैंक्स होती हैं उनकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसपे वो लोन देते हैं, इसीलिए इजीली जो लोन होता है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। अब देखिए लोन में यहाँ पे समवट 2 कंडीशंस रहती हैं। एक मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ, मिटा दो चेक भाई चला जा, चेक पे हो गया, ठीक है। क्या होता है देखो, बैंक में ये क्या रहता है तुम्हारा, क्या पढ़ रहे थे, लोन में 2 कंडीशंस रहती हैं। अब 2 कहानियां सुनाता हूँ, एक दूसरी बताना कौन सी सही है। जे एक गरीब ये है जूता वाला, कौन सा जूता, इसको क्या मिला, 3000 जूते बनाने का काम मिला। इसके पास लेकिन पैसे नहीं थे। इसने क्या करा, इसने कहा जिसने भी इसको क्या मिला था, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको ये क्या बोलेगा, ये कहेगा कि भाई साहब हमको 1500 शूज़ बनाने का क्या दे दो, एडवांस दे दो, ठीक है। तो ये काम जल्दी करके दे देगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने हाँ कर दी, ठीक, अच्छी बात है, हाँ हो गई। तो ये क्या करेगा, इसको पैसे मिल जाएंगे और जो 1500 बनाने के इसको मिलेंगे, ये क्या कर देगा, अपने जो भी नंबर ऑफ शूज़ होंगे वो उसको बना के दे देगा। इवन क्योंकि कुछ पैसे तो इसके पास पहले से होंगे, बाकी जो बचा कुचा होगा वो आसानी से उसको पे कर देगा। तो यहाँ पे जो ये लोन इसने लिया है, समवट इसको टाइम दिया गया होगा 3 मंथ का, ये 3 मंथ का इसने लोन दिया है, तो इसके लिए एडवांटेज हो गया कि इसने अपना क्या कर लिया, काम पूरा कर लिया उस पैसे की मदद से। संग में उसको कहीं से जाना भी नहीं पड़ा, कोई ब्याज भी नहीं बनना पड़ा, क्योंकि वो पैसा तो इसी को मिलना था। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक किसान, नाम मुझे नहीं है याद, किताब में दिए हैं देख लेना, ठीक है। एक किसान है, क्या करता है, खेती करता है। खेती करने में क्या हुआ, जैसे इसको वीट सोन का टाइम आता है, गेहूँ हुआ था, चावल भी हो सकता है, चाय हुआ खाली में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको वीट उगाने में इसके पास पैसा नहीं था लेकिन ज़मीन बहुत है। इसने क्या करा, लोन ले लिया। इसने मान के चलो 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, अपनी खेती पे किसानी करने के लिए, हो गई किसान, ठीक। लेकिन इसने बीच में क्या हुआ, इसके भी पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई जिसकी वजह से इसकी जो फसल थी, ऐसे लिखते हैं, वो नष्ट हो गई।
अब नष्ट हो गई तो समस्या यह है, इसने जो पूरा पैसा था वो इसमें लगा दिया था, फसल नष्ट हो गई तो इसको कोई भी उससे फायदा नहीं हुआ। ये फिर क्या करेगा, ये बैंक से दोबारा लोन लेगा। लोन लेने के बाद ये इतना अगले साल ये फिर से फसल करेगा। मान के चलो इसकी फसल अच्छी उग भी गई, लेकिन फिर भी ये फसल उतनी नहीं उग पाएगी कि इस लोन को ओवरकम कर दे। तो यहाँ पे क्या चलता चला जाएगा, डेप्थ में होता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा ये डेप्थ ट्रैप में फंस जाएगा, और ट्रैप में फंसने के कारण ये भी एक दिन किसी ना किसी तार पे झूल जाएगा। एक चीज अब यहाँ पे जो लोन था वो एडवांटेजियस साबित हुआ, यहाँ पे जो लोन था आप देखेंगे वो क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। क्यों, यहाँ पे कोई चीज आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ गया जिसकी वजह से उसकी जो किसानी थी, मतलब जो खेती थी वो नष्ट हो गई, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देखोगे कि इसके लिए जो लोन था वो उस डेब्ट ट्रैप में फंसता ही चला गया। एक कंडीशन काय की होती है, डेब्ट ट्रैप की होती है। तो एक कंडीशन में लोन अच्छा है और दूसरी कंडीशन में लोन बुरा है। आप बताना कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। वैसे यही है अच्छा और ये वाला बुरा है। तो लोन ज्यादातर जब ही लेना चाहिए, पर्सनल रिव्यू, जब आपको पता हो कि फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं वो आपके हिसाब से ही होंगी, वहां पे मतलब आपको लॉस ना। दैट मीन्स इन फ्यूचर भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक लेवल पे होना चाहिए, अदरवाइज पता चले फ्यूचर में जाके लॉस लग जाएगा। क्योंकि आपको पता है लगभग किसानों के लिए भी लगभग रहता होगा तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो 10 लाख पे 4% भी लगाओगे तो करीबन 40,000 रुपए इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर का लग जाता है। अगर ये 2-3 साल भी लेता रहेगा तो एक आध लाख रुपए तो इसका इंटरेस्ट ही चला जाएगा। तो यहाँ पे नुकसान, इसको पता था कि हमको 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके देना है, तो इसके लिए फायदा था। ठीक है, इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे, इफेक्ट तो पढ़ ही ली। अब जो बैंक है एक जगह हेल्प करा और एक जगह उसकी जो कंडीशन थी वो बुरी से और ज्यादा बदतर उसने कर दी। इसके बाद आते हैं, अब भाई साहब इसने कॉन्ट्रैक्टर ने इसको लोन क्यों दे दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की भी अटकी थी। कॉन्ट्रैक्टर को पता था इसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होगा तो जूते नहीं बनाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने इसको जैसे ही पैसा दिया तो इसने टाइम पे और संग में पहले ये जूता बना के दे देगा, लो कॉन्ट्रैक्टर ने, ठीक। लेकिन बैंक ऐसे ही थोड़ी किसी को लोन दे देता है। तो बैंक्स के संग में क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्या होता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बैंक क्या कहती है, घर गिरवी रख दो, मकान गिरवी एक ही चीज होती, घर मकान गिरवी रख दो, आपके पास नौकरी हो तो सैलरी स्लिप लाओ, ठीक है। अच्छा, ये जो घर गिरवी रखा जाता है या फिर आप कुछ भी जैसे गोल्ड लोन लेते हैं तो गोल्ड गिरवी रखा जाता है, होम लोन पे होम गिरवी रखा जाता है, ठीक है। संग में आप अपने एसेट्स भी गिरवी रख सकते हैं, कुछ भी इवन गिरवी उसको रखा जा सकता है। गिरवी मतलब होता है कि बैंक में एज अ सिक्योरिटी उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा। जब आप उसको लोन चुका दोगे तो आपको वो सारी चीजें वापस मिल जाएंगी, तो उसको कहते हैं कोलेटरल। क्या कहते हैं गाइस, कोलेटरल। कोलेटरल इसीलिए लिया जाता है बाय चांस कोई भाग जाए या मर जाए तो बैंक्स उससे अपना पैसा निकलवा सके, ठीक है। अब समस्या समझना बात को, एक चीज इतनी समझ में आ गई, कोलेटरल, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फलाना दिखाना, एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहाँ पे मेन चीज समझने वाली है कि आप देखोगे कि अब इतना सब होना चाहिए अगर बैंक से लोन चाहिए, ठीक। तो जो गरीब आदमी है उसके पास बेचारा क्या अपना घर गिरवी रखेगा, छोटा सा घर होता है, संग में उसको उतना सारा लोन नहीं मिल पाएगा। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर है या मैं कहूँ सीधा सीधा जो बैंक होता है वो सबको लोन नहीं देता, ठीक। तो बैंक का फायदा किसको मिलेगा, जो अमीर आदमी है उसको मिलेगा। संग में जो हल्की फुल्की मिडिल क्लास है उनको भी इस बैंक का फायदा मिल सकता है। बाकी जो बचे कुचे पुअर लोग हैं या जो एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन में आ जाते हैं, इनके लिए बैंक शायद नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि एक तो इनको अटेंडम पैसे चाहिए होता है, जुआ खेल के आ गए, दारू पी के आ गए, कुछ कर अटेंडम पैसे चाहिए। दूसरी चीज, इनको पैसा, इनके पास इतने सारे कोलेटरल्स नहीं होते, मतलब जो सारी चीजें चाहिए होती हैं बैंक को प्रॉपर लोन देने के लिए, ये सारी चीजें नहीं होती। बैंक जैसे सरकारी नौकरी वाले को लोन हाल क्या लगभग दे देता है, प्राइवेट वाले को भी लगभग थोड़ा बहुत टाइम में 15-20 दिन के टाइम पे दे देता है। लेकिन अब मान के चलो इसको अभी चाहिए, इसका घर वाला कोई मर रहा है, इसको लोन चाहिए,
तो इसको लोन नहीं मिलेगा। इवन इसका तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता है कि उसको ये लगभग छोटा मोटा लोन दे दे। खैर ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से बुरा है। आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप भी डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। डेब्ट ट्रैप का मतलब पता नहीं रहता है कितना क्या खर्च करोगे, संग में चीज़ें आपको पे भी करनी पड़ेंगी। पर वो सहूलियत होती है, अभी पे हो जाएगा, बाद में जाके आपको करना पड़ेगा उसका बिल क्लियर, लेकिन वो एक तरीके से आपको लुभाने के लिए होता है। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में फंसते चले जाते हैं। इतना बात समझ में आ गई। ये रिच को, मिडिल क्लास को, संग में पुअर लोग को ही, पुअर और एक्सट्रीमली पुअर को लोन नहीं दे सकता। आप देखेंगे लगभग 90% रिच आदमी जो है वो बैंक या मिडिल क्लास वाले लगभग 70% जो है बैंक से लोन ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो बैंक के लिए ज़रूरी होती हैं। इनके लिए तो पता चला किराए के मकान से रह रहे हैं तो कहाँ से कौन से घर के कागज लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन्हीं को देखते हुए क्या होते हैं, दो तरीके के लोन होते हैं, मतलब दो तरीके के सेक्टर हैं जो कि लोन देते हैं। समझो, ये है फॉर्मल सेक्टर और ये है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर है अब तुम्हारा बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो गए। ये क्या कर देते हैं, लोन देते हैं किसी को, लेकिन उसके बदले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कोलेटरल्स लिए जाते हैं, उससे प्रॉपर्टी वगैरह एज अ सिक्योरिटी ली जाती है, जिससे अगर ऑन टाइम वो पैसा ना चुका पाए या शायद पैसा ना चुका पाए, मर हो जाए बीच में, तो उससे वो पैसा वापस ले लिया जाएगा। ये हो जाता है किसके लिए, रिच पीपल्स के लिए। ये फॉर्मल सेक्टर है। यहाँ इस फॉर्मल सेक्टर पे पूरी नज़र रखती है आरबीआई कि किसको लोन दे रहे हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, किसको इस लोन का फायदा मिल रहा है, ऐसा क्या किसका काम होता है, आरबीआई का काम होता है। ठीक, एक हो गया। दूसरा आता है इनफॉर्मल सेक्टर। ये क्या करते हैं, इनका कोई लेन देन नहीं होता आरबीआई के संग में, इवन आरबीआई को पता भी नहीं रहता है कि मैं लोन दे रहा हूँ। ये क्या करते हैं, अपने मन के हिसाब का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इनके संग में भी देखो फायदा है। जो आदमी आज फंसा हुआ है वो, ये लोग क्या कहेंगे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ये लोग हाल के हाल पैसा दे देते हैं और संग में इनके लिए एक कोई कोलेटरल या कोई गारंटी भी नहीं मांगते। तो ये छोटे मोटे आदमियों के लिए ये ठीक है, लेकिन 5% भी आप समझिए लगभग 60% पर एनम में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। ठीक है, जिसको अटेंडेंस चाहिए हो, ज़रूरी हो, वो ठीक पड़ जाएगा, लेकिन वैसे बड़े स्केल पे देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। संग में इस पे आरबीआई की कोई नज़र नहीं रहती है, तो पता नहीं चलता है। इसी में आप देखेंगे किसान वगैरह लोन ले लेते हैं तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो फांसी करते हैं। फिर पेपर में खबर आती है कि सरकार के लोन की वजह से किसान ने की फांसी। अलग में अलग मैटर होते हैं, वो पेपर वाले दिखाते अलग अलग तरीके से। तो दो हो गए, एक तुम्हारा इनफॉर्मल सेक्टर और दूसरा तुम्हारा फॉर्मल सेक्टर। ए वाला डेंजर और ए वाला बहुत ज़्यादा डेंजर। ठीक, दो समझ में आ गया। इसके बाद देखो इनफॉर्मल फॉर्मल समझ में आ गए होंगे आपको। लिख दें, लिखने की जरूरत है, क्या लिखोगे, लो इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होते हैं, दो सेक्टर होते हैं लोन देने के। ठीक, अब इनका फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का मैं आपको एडवांटेज बता चुका हूँ। इनफॉर्मल वाले ज़्यादातर इसमें पुअर और एक्सट्रीमली पुअर जो होते हैं वही इनका फायदा उठा पाते हैं। फायदा क्या है, ये लोग फायदा उठाते हैं इनका। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रिच और मिडिल क्लास वाले किसका फायदा उठाते हैं, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन का फायदा उठाते हैं, लेकिन फायदा कोई किसी का नहीं उठाता। बस हाँ, इनको अमीर वालों को अमीर होने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए बैंक से लेते हैं, तो दोनों साथ में मिलकर अमीर होते हैं। ये लोग गरीब होने के लिए इनको पैसा चाहिए, गरीब तो पहले से हैं, तो ये इनसे लेते हैं। खुद सोचो, ये लेंगे किसी से लोन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। 60% देगा, ये पता चले 8 ही महीने पड़ जाएगा साल भर का, तो ये बहुत ही ज़्यादा 40-50% का डिफरेंस आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इवन 10-10% पे भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोन दे दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद आता है, अब देखोगे, अब तुमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ नुकसान, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये नुकसान सिर्फ इनका नहीं, ये नुकसान इसका भी है। हाँ, इसका बाबूजी कैसे, इसका नुकसान इसलिए है कि शायद इसने पैसा दिया होता अगर किसी को जो इसके पास पड़ा हुआ है, घुसा पड़ा हुआ, बहुत पैसा बैंक के पास, कोई दिक्कत, तो जो ये पैसा पड़ा हुआ है, ये अगर इसने इसको दिया होता तो शायद ये वो पैसा चुका पाता। ठीक है, पहली चीज, इसको भी उसका फायदा होता। एक किसान है तो देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता कहीं ना कहीं। इंडिया कंसिस्ट ऑफ 50% इकोनॉमी फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ठीक है, 50% जॉब्स एग्रीकल्चर में, तो आप देखेंगे लगभग इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इवन बैंक को भी
और इनको भी, इनको मोस्टली 4-5% देना पड़ता, इवन 10% भी साल भर का देना पड़ता तो भी 50% का फायदा था। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप देखेंगे जो बैंक है वो शायद मदद कर सकती है। कैसे कर सकती है, ये चाहे तो गांव गांव में बैंक्स खोल सकती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी जगहों पे गांव मतलब जो अपनी आप देखेंगे कि बैंक्स वगैरह हैं वो खुलने लगे हैं। संग में बैंक ज़्यादा लोगों को लोन दे सकती है, इवन उनके कोलेटरल्स, अगर मान के चलो किसी के पास कोलेटरल्स नहीं भी हैं तो उसको इजीली छोटा मोटा या फिर जो पर्सनल लोन होता है उसको दे सकती है। इवन छोटे छोटे रिस्क लेने चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत बढ़ा दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे बैंक को भी फायदा हो जाएगा और उससे इनका भी फायदा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक, समझो ये वो ग्रुप होते हैं जो कि लगभग आप इसमें देखेंगे 10 से 25 वुमेन्स आपको ज़्यादातर काम करती हुई मिलेगी। एक काम ज़्यादातर इनका वैसा फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले कोई काम नहीं रहते हैं एक साथ में, इनका काम रहता है मेन एक दूसरे की मदद करना। अब ये मदद कैसे करेंगे, ये लोग क्या करते हैं, मान के चलो ये 25 लोग, ये लोग क्या करेंगे, ऑन एवरेज सारे लोग 1000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करेंगे। तो ये लगभग 25,000 रुपये पर मंथ होता है। अब ये 25,000 रुपये पर मंथ क्या होता है, सपोज करो इनमें से किसी एक को ज़रूरत थी तो उसको ये 25,000 रुपये उसको दे दिए जाते हैं। मॉडर्न भाषा में आप समझोगे तो आप इसको एक तरीके से गरीबों की किटी पार्टी कह सकते हो, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, 25,000 रुपये सौंप देते हैं। इस पे इनको कुछ हल्का फुल्का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेते हैं जो कि ना के बराबर होता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पैसा आएगा वो इनमें 25 मेंबरों में बट जाता है, ठीक है। ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे कि इसमें आपको मेंस भी देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़, बाय चांस ये ज़रूरत अगर किसी को नहीं हुई तो इनकी क्या हो जाएगी, उस मंथ की सेविंग हो जाएगी। इस मंथ की सेविंग को ये लोग क्या कर देते हैं, बैंक में डाल देते हैं। तो बैंक में डालेंगे तो फिर वो अगले महीने फिर 25,000 इकट्ठे करेंगे, अगले महीने भी यूज़ नहीं हुआ तो टोटल 50,000 हो जाएगा। जब उसमें से किसी इन्हीं में से किसी के मेंबर को या फिर इनके किसी जान पहचान वाले को अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस पर्टिकुलर मेंबर को दे दिया जाता है। लेकिन वो जो मेंबर होता है वो ज़्यादातर जानने पहचानने वाला होता है, ऐसे ही किसी को नहीं देते हैं। संग में जो पैसा दिया जाता है उसकी पूरी जो गारंटी लेता है वो कहीं ना कहीं इसका जो हेड होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो ही लेगा। या फिर अगर जैसे किसी के रिश्तेदार को दिया गया तो उसका जो इस ग्रुप में होगा उसी की वो जिम्मेदारी लेगा कि एक वो पैसा नहीं पे कर पाएगा तो मे बी आइदर ये वापस ले लेंगे या फिर आप देखेंगे कि या इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करा जाएगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बनाया सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक, SHG बैंक। इससे फायदा क्या हुआ, स्कीम ठीक है रे, इससे फायदा ये हुआ कि ये जो पैसा इनका दूसरे बैंक में जाता था उन्होंने कहा अपना खुद का बैंक बना लो। खुद का बैंक बनाने से फायदा क्या है, जो पैसा है वो तुम्हारे पास रहेगा और जब किसी को जरूरत पड़ेगी अटेंडेंस तो आप हाल के हाल दे सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, इवन आप किसी को भी दे सकते हैं। एक पूरा बैंक की तरह काम करता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को फायदा हो जाता था। मेन इनकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, इट इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 10 to 15 वुमेन्स जो कि एक दूसरे की मदद खुद से ही करती रहती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप अपन लोग कहते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल है जो कि किताब के लास्ट पेज पे दिया हुआ है इसी चैप्टर के, वो है आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ, चलो अब हम लोग बात करते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। अब कुछ लोग कहेंगे कि मनी एंड क्रेडिट पढ़ाते पढ़ाते मैं बांग्लादेश पे क्यों पहुंच गया। बांग्लादेश अपना दुश्मन है? नहीं, सपोर्टर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्या था, देखो जो अच्छे काम करेगा अपन लोग उसके यहाँ पे चर्चे करेंगे और बुरे करेगा उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में आप देखेंगे स्टार्ट होता है 1970 में। पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा स्टार्ट इन 1970। यहाँ पे आप देखेंगे इन्हें बहुत ही ज़्यादा जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको फ़ायदा दिया है लोन दे के, वो भी एक रीजनेबल रेट्स पे, और संग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम। इनने क्या करा, 2018 में एक स्कीम चालू करी, सोचो अभी कोरोना के पहले
3 साल पहले, 4 साल पहले आज से, ठीक है। इस स्कीम से लगभग 9 मिलियन लोगों को फायदा हुआ। सोचो 9 मिलियन कितने होते, 90 लाख, 90 लाख ही होते 1 मिलियन में, हाँ 90 लाख, ठीक है। ये कितना, 9 मिलियन लोगों को इससे फायदा मिला। अब देखो फायदा क्या मिलेगा, पहला इंटरेस्ट क्या करा, कम दे दिया। दूसरा कोलेटरल ज़्यादा लिए नहीं। तीसरा वुमेन्स को लोन दिया जाने लगा, एंटरप्रेन्योर को लोन दिया जाने लगा, पुअर को लोन दिया जाने लगा, कुछ मांगा नहीं मांगा, लोन आसानी से मिलने लगा, गरीब आदमी अपना बिजनेस चलाने लगा, वुमेन्स अपना घर या जो भी मतलब वो व्यापार करती हैं वो चलाने लगी, पुअर लोग अपना जो भी होता है वो चलाने लगे, कुछ इनको रखना पड़ा नहीं रखना पड़ा। इनने लगभग आप देखेंगे 81,681,600 विलेजेस कवर करे हैं बांग्लादेश में। इतने सारे विलेजेस को इनने फायदा दिया है। तो आप खुद सोचिए अगर इंडिया में ये सारी सुविधाएं, खैर अपने यहाँ पे ग्रामीण बैंक है लेकिन उसको उतना ज़्यादा इफेक्ट मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है जितना ज़्यादा यहाँ पे बांग्लादेश में आपको देखने को मिला है। वरना अगर इंडिया में इतना ज़्यादा होता तो शायद अपन फिलहाल में आपको बांग्लादेश का नहीं इंडिया का पढ़ा रहा होता। अगर जिसका खून खोले तो बता देना कोई हो अगर बैंक। तो यहाँ पे तुम देखोगे क्या है, ये सारी चीज़ें अगर बाई चांस अपने इंडिया में आ जाएंगी तो फायदा किसको होएगा, देश को, मतलब इंडिया को, ठीक है। तो अच्छा है इन सारी चीज़ों को लाया जाए, लेकिन आदमी भी हरामी है अपने आप का, वो खैर ठीक है। तो ये सारी इन लोगों ने बता दिया कि अगर पुअर लोगों को भी क्या करा जाएगा, ये सारी चीज़ें अगर कम इंटरेस्ट रेट पे दे दिया जाए, संग में कोलेटरल मतलब इतनी सारी चीज़ें ना पूछी जाए तो वो भी एक सम्मानजनक स्थिति में अपनी ज़िंदगी का आगे गुजारा कर सकते हैं, संग में वो पैसा चुका सकते हैं और अपना वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो पॉवर्टी है कंट्री की उसको मिटा दिया जाएगा। अच्छा बांग्लादेश क्या है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है जूट का पूरे वर्ल्ड में। जूट में इंडिया कौन से नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे आती है। क्यों, कैसे, क्या, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में। फिलहाल के लिए बाय बाय। यहाँ पे मनी एंड क्रेडिट खत्म। नमस्कार।